आज की क्लास में हम अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि हमारी जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तभी मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मुझे उसे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा, तभी मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन उसका फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब देखना इस क्वेश्चन में कैसे है। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं। उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो मेरी टोटल ऑफ डिमांड है वो मेरे टोटल ऑफ सप्लाई के बराबर होना चाहिए। मतलब मेरी डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल दोनों बराबर होनी चाहिए। सपोज करो अगर डिमांड का टोटल 50 यूनिट्स है तो जो सप्लाई का टोटल है वो भी 50 होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास डिमांड का टोटल कितना दिया हुआ है? डिमांड का टोटल दिया हुआ है 71, ठीक है। और सप्लाई का टोटल कितना दिया हुआ है? सप्लाई का टोटल दिया हुआ है 76। अब डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। मेरा टोटल डिमांड कितना दिया हुआ है यहाँ पे टोटल डिमांड हमें दी गई है, टोटल डिमांड है 71 यूनिट्स की, ठीक है। और जो हमारा टोटल ऑफ सप्लाई है वो कितना है? टोटल सप्लाई है हमारी इस क्वेश्चन में, टोटल सप्लाई हमें दी गई है 76 यूनिट, 76 यूनिट। तो टोटल ऑफ डिमांड जो है मेरा वो टोटल ऑफ सप्लाई के बराबर नहीं है। जो टोटल ऑफ डिमांड है हमारा वो हमारे टोटल ऑफ सप्लाई के बराबर नहीं है। तो अगर मेरा डिमांड का टोटल मेरी सप्लाई के टोटल के बराबर नहीं है तो ये जो गिवन प्रॉब्लम है मेरी ये क्या है? तो ये हमारी एक अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब इस क्वेश्चन में तो उसने आपको टोटल करके दिया हुआ है। कई बार वो क्या करता है, यहाँ पे ये टोटल वाली फिगर्स नहीं देता, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता है। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, टोटल डिमांड कैसे निकालते हैं हम लोग? जितने भी हमारे पास डेस्टिनेशन दिए होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कितने डेस्टिनेशन दिए हैं? 3 डेस्टिनेशन दिए हैं, डेस्टिनेशन ए, डेस्टिनेशन बी, डेस्टिनेशन सी। और तीनों डेस्टिनेशन की डिमांड दी गई है। डेस्टिनेशन ए की डिमांड कितनी है? 18 यूनिट। डेस्टिनेशन बी की डिमांड कितनी है? 28 यूनिट। डेस्टिनेशन सी की डिमांड कितनी है? 25 यूनिट। मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे पास डेस्टिनेशन क्वेश्चन में दिए होते हैं उन सभी डेस्टिनेशन की डिमांड का टोटल कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डिमांड कैसी आएगी? 18 प्लस 28 प्लस 25। आप इन तीनों का टोटल करोगे तो आपको 71 आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ है तो हमें ये कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम टोटल ऑफ सप्लाई निकालते हैं। किस केस में? जब हमारे पास यहाँ पे टोटल की फिगर मिसिंग होती है। तो टोटल सप्लाई कैसे निकालेंगे? जितने भी क्वेश्चन में उसने सोर्सेज दिए होंगे, जितने भी क्वेश्चन में उसने सोर्सेज दिए होंगे उन सभी सोर्सेज की उसने सप्लाइंग कैपेसिटी बताई होगी, उन सबके सप्लाई के यूनिट्स को ऐड कर देंगे। तो जब हम उन सबके सप्लाई के यूनिट्स को ऐड कर देंगे तो मेरे पास एक टोटल सप्लाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाती है? टोटल सप्लाई। जैसे इस क्वेश्चन में देखना, मेरे पास कितने सोर्सेज है? प्लांट एक्स है, प्लांट वाई है, प्लांट जेड है। तीनों सोर्सेज की सप्लाइंग कैपेसिटी बताई हुई है, ठीक है। प्लांट एक्स कितने यूनिट सप्लाई कर सकता है? 14 यूनिट्स। प्लांट वाई कितने कर सकता है? 26 यूनिट। प्लांट जेड कितने कर सकता है? 36 यूनिट। अब ये 14 प्लस 26 प्लस 36 इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आता है? 76। तो ये 76 मेरे पास क्या आ गया? टोटल सप्लाई आ गई। तो अब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मेरा डिमांड का टोटल है वो बराबर होना चाहिए किसके? मेरी सप्लाई के टोटल में। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर हम कहेंगे जी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, फिर हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि भाई डिमांड तो है 71 यूनिट्स की, लेकिन टोटल सप्लाई कितनी है? वो 76 यूनिट की है। तो मेरी टोटल डिमांड की फिगर जो है वो टोटल सप्लाई की फिगर के बराबर नहीं है, दोनों में मिसमैच है। तो इसका मतलब मेरी जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है हमारी वो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अब वो सीखते हैं। अब देखना, यहाँ पे टोटल डिमांड है 71 यूनिट्स की और टोटल सप्लाई है 76 यूनिट्स की। अगर मैं अपनी डिमांड को 5 यूनिट से बढ़ा दूं, अगर मैं अपनी डिमांड को 5 यूनिट से बढ़ा दूं तो टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी? 76 यूनिट, ठीक है ना। अगर मैं अपनी डिमांड को 5 यूनिट से बढ़ा देता हूँ फिर ये 76 हो जाएगी। तो जैसे ये 76 हो जाएगी तो इससे मैच करेगी, ठीक है ना। जैसे ही 76 होगी तो इससे मैच करेगी, यानी कि मेरा टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई दोनों का टोटल बराबर आ गया, ठीक है ना। टोटल ऑफ डिमांड भी 76 यूनिट हो गया और हमारा टोटल ऑफ सप्लाई 76 यूनिट है, तो दोनों बराबर हो गए। तो दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब अब ये मेरी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब इशू ये है कि भाई ये जो 5 यूनिट है ना, ये कहाँ से लाए? अब मुझे एक बात बताना,
जो डिमांड होती है वो किससे रिलेटेड होती है? डिमांड हमारी डेस्टिनेशन से रिलेटेड होती है। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा डेस्टिनेशन चाहिए जिसकी डिमांड 5 यूनिट्स हो। अगर मुझे एक ऐसा डेस्टिनेशन मिल जाए जिसकी डिमांड 5 यूनिट्स हो तो फिर मेरी डिमांड का टोटल 76 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, हम 5 यूनिट्स की डिमांड क्रिएट करने के लिए एक डमी डेस्टिनेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन ने तो मुझे 3 डेस्टिनेशन दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने डेस्टिनेशन ए दिया है, डेस्टिनेशन बी दिया है और डेस्टिनेशन सी दिया है। अब मैं एक और नया डेस्टिनेशन ऐड कर दूंगा जिसको मैं नाम दूंगा डमी डेस्टिनेशन। ठीक है, डमी डेस्टिनेशन की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, वर्ड डमी लिख देते हैं। अब फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अब ये लेके चलो कि हम एक डमी इंट्रोड्यूस करेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ डमी इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस क्वेश्चन में हम डमी क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उस डमी डेस्टिनेशन की हम डिमांड रख देंगे 5 यूनिट। तो जब मैं उस डमी डेस्टिनेशन की डिमांड 5 यूनिट रख दूंगा तो टोटल ऑफ डिमांड मेरा 76 हो जाएगा। तो जैसे ही 76 होगा, मेरी जो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखना अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डमी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मैंने यहाँ पे डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक है, हमने एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया है। हमने कॉलम क्यों इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि जो मेरे डेस्टिनेशन है वो मेरे कॉलम वाली साइड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब ये जो मैंने डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करा है इसकी मैंने डिमांड कितनी रखी है, 5 यूनिट्स की, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही 5 यूनिट्स की है। ठीक है, ये 5 यूनिट्स की डिमांड मुझे चाहिए। 5 यूनिट्स की डिमांड अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो मेरा डिमांड का टोटल 76 हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो हमने डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करा है या डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करा है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है, इसके सारे, जहाँ मैं कहूँ कि इसके जो एलिमेंट है ये सारे अपन जीरो रखेंगे। क्यों? जब ये डेस्टिनेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना, जब ये डेस्टिनेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये एक फेक डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जीरो ही रहने वाली है। जब भी हम डमी इंट्रोड्यूस करेंगे तो डमी के सारे एलिमेंट्स हमेशा जीरो रहेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मैंने डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करा है। क्यों डमी मैंने डेस्टिनेशन या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि मुझे एक डिमांड चाहिए थी 5 यूनिट्स की। अगर मेरी सप्लाई का टोटल कम होता, डिमांड ज़्यादा होती, तो सप्लाई कहाँ से आनी थी, सप्लाई आनी थी प्लांट से। ठीक है, या सोर्सेज से। फिर मैं क्या करता, फिर मैं इस प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए एक डमी रो इंट्रोड्यूस करता। अच्छा, कई बार ना स्टूडेंट्स को ये बड़ी कन्फ्यूजन आती है कि सर कब डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करना होता है, कब डमी रो इंट्रोड्यूस करनी होती है। देखो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप दोनों के टोटल को मैच करते हो, क्या कहते हैं, टोटल ऑफ डिमांड और टोटल ऑफ सप्लाई को। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या था कि जो मेरा सप्लाई का टोटल ज़्यादा था, डिमांड का टोटल कम था, तो जो चीज़ कम होगी उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखना, डिमांड कम है, कितने यूनिट की कम थी, 5 यूनिट की। अब डिमांड कहाँ से आनी थी, डिमांड आती है हमारी डेस्टिनेशन से। तो मुझे इतना पता चल गया कि भाई मुझे एक डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना है। अब जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, उसमें उन्होंने हमेशा जो डेस्टिनेशन होते हैं उन्होंने कॉलम वाली साइड पे रखे होते हैं। तो जब मुझे एक डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना है तो इसका मतलब ये है कि एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर हम इसको उल्टा कर दें कि भाई डिमांड का टोटल 76 था और सप्लाई का टोटल 71 है। अब देखना क्या कम है, सप्लाई कम है। सप्लाई कितने यूनिट से कम है, 5 यूनिट से कम है। अब सप्लाई कहाँ से आएगी, सप्लाई आती है हमारे सोर्सेज से, क्योंकि सप्लाई तो हमारे सोर्सेज से कनेक्टेड है। तो सोर्स हमारे इन्होंने नॉर्मली जो दिए होते हैं वो रो साइड दिए होते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, प्लांट एक्स, प्लांट वाई, प्लांट जेड, इन्होंने रो साइड दिए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे एक डमी सोर्स इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, जिसकी सप्लाइंग कैपेसिटी अपन 5 यूनिट रखेंगे ताकि मेरी टोटल ऑफ सप्लाई भी 76 हो जाए, तो मुझे इतना पता चल गया भाई कि अगर मेरे जो सोर्सेज हैं वो रो वाली साइड है, तो इसका मतलब मैं एक डमी रो इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ये लॉजिक होता है कि कब डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करना है, कब डमी रो इंट्रोड्यूस करनी है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस ये देखना है कि क्या चीज़ कम है। अगर डिमांड कम है तो डिमांड कहाँ से आती है, डेस्टिनेशन से। आप देखो कि डेस्टिनेशन हमारे कौन सी साइड दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अगर उसने कॉलम वाली साइड डेस्टिनेशन दिए हुए हैं, जनरली वो कॉलम वाली साइड ही देता है। लेकिन अगर वो ट्विस्ट लाना हो क्वेश्चन में तो वो ये कर सकता है कि जो सोर्सेज रो वाली साइड लिखता है ना, उसको वो कॉलम वाली साइड लिख देगा, और जो डेस्टिनेशन होते हैं वो हमारे वो कॉलम वाली साइड लिखने की बजाय रो वाली साइड लिख देगा। तो अगर दिमाग में आप ये फिक्स कर लोगे कि भाई जब भी मुझे डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना है तो कॉलम इंट्रोड्यूस करना है, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको हमेशा ये देखना है कि पहले तो आप ये देखो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे डिमांड चाहिए। डिमांड कहाँ से आती है, डेस्टिनेशन से आती है। तो डेस्टिनेशन कहाँ पे है, आप क्वेश्चन में देखो, डेस्टिनेशन मेरा कॉलम वाली साइड है ना, तो इसका मतलब मैं डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करूंगा। अगर डेस्टिनेशन मेरा रो वाली साइड होता तो फिर मुझे डेस्टिनेशन डमी रो इंट्रोड्यूस करनी होती। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मत याद करना कि डेस्टिनेशन में हमेशा डमी कॉलम में इंट्रोड्यूस होगा, सप्लाई के केस में हमेशा डमी रो इंट्रोड्यूस होगी। ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने जो डेस्टिनेशन है वो कॉलम वाली साइड दिए हुए हैं या रो वाली साइड दिए हुए हैं। जनरली आपको वो कॉलम वाली साइड पे डेस्टिनेशन देता है और रो वाली साइड पे आपको सोर्सेज देता है।
हमने अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करो, तो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम सेल कैसे सेलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्वांटिटी एलोकेशन। हम क्या करते हैं, हम टॉप रो में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर वाला सेल देखते हैं। तो ये होगी हमारी टॉप रो। टॉप रो में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर वाला सेल कौन सा हो गया, ये वाला सेल। तो इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है तो इस सेल में क्वांटिटी का एलोकेशन करेंगे। क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे करेंगे, जिस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं उस सेल के सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखो, उस सेल के सामने वाली रिक्वायरमेंट या डिमांड की क्वांटिटी को देखो, दोनों में से जो क्वांटिटी मिनिमम है उतनी क्वांटिटी हम इस सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर देंगे। यहाँ पे देखना सप्लाई की क्वांटिटी कितनी है, 14 यूनिट्स, और डिमांड की क्वांटिटी या रिक्वायरमेंट की क्वांटिटी कितनी है, 18 यूनिट्स। 14 और 18 दोनों में से क्या कम है, 14 कम है ना, तो मैं यहाँ पे 14 यूनिट का एलोकेशन कर दूंगा। अब क्वांटिटी का एलोकेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है, सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की फिगर और सिलेक्टेड सेल के सामने वाली रिक्वायरमेंट की फिगर को एडजस्ट करना होता है। तो कैसे एडजस्ट करते हैं हम लोग, देखना एक्स के पास यहाँ पे सप्लाइंग के लिए एक्स के पास यहाँ पे सप्लाई करने के लिए 14 यूनिट्स अवेलेबल थे। 14 में से उसने 14 के 14 ही किसको दे दिए, डेस्टिनेशन ए को दे दिए, यानी कि मार्केट ए को दे दिए। तो जब उसने 14 के 14 यूनिट जो उसके पास अवेलेबल थे उसने ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो अब उसके पास कोई भी यूनिट नहीं बचा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, उसकी सप्लाई जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब फ्यूचर में जो हमारा प्लांट एक्स है, जो हमारा सोर्स एक्स है, वो किसी भी डेस्टिनेशन को कोई भी यूनिट ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये हमने सप्लाई की फिगर एडजस्ट कर ली है। अब हम रिक्वायरमेंट की फिगर को या डिमांड की फिगर को एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखना, जो मेरा डेस्टिनेशन ए है या मार्केट ए है, उसकी डिमांड या रिक्वायरमेंट कितनी थी, 18 यूनिट्स की। उसको 18 यूनिट चाहिए थे, 18 यूनिट उसको चाहिए थे, लेकिन उसको कितने मिल चुके हैं, 14 यूनिट। और कहाँ से मिले हैं, प्लांट एक्स से। अब 18 में से उसे 14 यूनिट मिल चुके हैं, तो कितने यूनिट्स उसकी डिमांड पेंडिंग है, 4 यूनिट्स की डिमांड पेंडिंग है उसकी, ठीक है। अब सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि क्या सप्लाई या डिमांड की फिगर में से कुछ जीरो हुआ है। अब यहाँ पे देखना, सप्लाई वाली फिगर हमारी जीरो हो गई है, तो हम इस पर्टिकुलर रो को कट कर देंगे। अब हम देखेंगे क्या डिमांड जीरो हुई है। देखो डिमांड तो हमारी जीरो नहीं हुई है, क्योंकि मार्केट है या डेस्टिनेशन की अभी भी डिमांड 4 यूनिट की पेंडिंग है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट एलोकेशन हम कैसे करेंगे, हम अपनी टॉप रो देखेंगे। टॉप रो कौन सी है, ये हमारी टॉप रो है, ये हमारी टॉप रो है। इसमें मुझे क्या करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर वाला सेल सेलेक्ट करना है। तो वो कौन सा सेल बन रहा है, ये वाला सेल बन रहा है। तो मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया। अब इस सिलेक्टेड सेल में मुझे क्वांटिटी का एलोकेशन करना है। क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे करेंगे, सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखो, सिलेक्टेड सेल के सामने वाली रिक्वायरमेंट या डिमांड की क्वांटिटी को देखो। सप्लाई और डिमांड की क्वांटिटी दोनों में से जो मिनिमम क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी इस सिलेक्टेड सेल में आप एलोकेट कर दोगे। अब यहाँ पे देखना, सप्लाई की क्वांटिटी है 26 यूनिट और रिक्वायरमेंट या डिमांड की क्वांटिटी है 4 यूनिट। 26 और 4 क्या कम है, 4 कम है, तो यहाँ पे 4 यूनिट की एलोकेशन आ जाएगी, यानी कि हम यहाँ पे 4 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने क्वांटिटी एलोकेट कर दी सिलेक्टेड सेल में, तो उसके बाद मुझे क्या करना होता है, सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई और सिलेक्टेड सेल के सामने वाली रिक्वायरमेंट की फिगर्स को एडजस्ट करना होता है। अब यहाँ पे देखना, सप्लाई की फिगर को एडजस्ट करेंगे। अब जो हमारा प्लांट वाई था उसके पास 26 यूनिट अवेलेबल थे। अब 26 में से उसने 4 यूनिट किसको दे दिए, मार्केट ए को दे दिए या डेस्टिनेशन पॉइंट ए को दे दिए। तो यहाँ पे 26 में से 4 यूनिट उसने ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो अभी उसके पास कितने अवेलेबल है, 22 यूनिट्स। अब हम रिक्वायरमेंट वाली फिगर या डिमांड वाली फिगर को एडजस्ट करेंगे। मार्केट ए या डेस्टिनेशन ए जो है मेरा, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी बची थी, 4 यूनिट की रिक्वायरमेंट बची थी। 4 यूनिट की उसकी रिक्वायरमेंट थी, 4 यूनिट उसे मिल गए। कहाँ से मिले, प्लांट वाई से मिले। तो इसका मतलब अब उसकी जो डिमांड है वो जीरो हो चुकी है। अब फ्यूचर में उसको किसी भी सोर्स से या किसी भी प्लांट से कोई यूनिट नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमने जब क्या कहते हैं, सप्लाई और रिक्वायरमेंट या डिमांड की फिगर को एडजस्ट कर दिया, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि सप्लाई या डिमांड दोनों में से कोई जीरो हुआ है। अब देखना, यहाँ पे सप्लाई तो अभी 22 यूनिट की बची हुई है, तो ये तो जीरो नहीं हुई। लेकिन जो मेरा डेस्टिनेशन ए है या मार्केट ए है, इसकी जो डिमांड है वो जीरो हो चुकी है। तो जो जीरो होगा उसे हम कट कर देंगे। तो इसका मतलब हम इस कॉलम को कट कर देंगे। तो इस कॉलम को हम कट कर देते हैं। लीजिए, ये कॉलम हमारा कट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट एलोकेशन करनी है। नेक्स्ट एलोकेशन के लिए क्या करेंगे, हम टॉप रो देखेंगे। ये मेरी टॉप रो है। टॉप रो में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर वाला सेल कौन सा बन रहा है, ये वाला सेल बन रहा है। तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस सिलेक्टेड सेल में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी का एलोकेशन करेंगे। क्वांटिटी का एलोकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जिस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसके सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखो, फिर उसके सामने वाली रिक्वायरमेंट की क्वांटिटी को देखो। सप्लाई और रिक्वायरमेंट की क्वांटिटी दोनों में से जो क्वांटिटी मिनिमम है उतनी क्वांटिटी हम इस सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर देंगे। अब देखना, सप्लाई की क्वांटिटी कितनी है, सप्लाई की क्वांटिटी है 22 यूनिट और रिक्वायरमेंट या डिमांड की क्वांटिटी कितनी है, 28 यूनिट। अब 22 और 28 दोनों में से क्या मिनिमम है, 22 मिनिमम है, तो मैं यहाँ पे 22 यूनिट्स की एलोकेशन कर दूंगा।
तो जैसे ही हम क्वांटिटी की एलोकेशन कर देते हैं सिलेक्टेड सेल में, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें अपनी जो सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई और डिमांड की फिगर्स है उसको भी एडजस्ट करना होता है। अब देखना प्लांट वाई जो था उसके पास कितने यूनिट अवेलेबल थे, 22 यूनिट अवेलेबल थे। 22 के 22 उसने किसको दे दिए, उसने मार्केट बी को दे दिए। तो क्या अब उसके पास कुछ सप्लाई करने के लिए बचा है, कुछ नहीं बचा जी, उसकी सप्लाई पूरी एग्जॉस्ट होगी, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी रिक्वायरमेंट वाली फिगर को एडजस्ट करेंगे। अब सिलेक्टेड सेल के सामने रिक्वायरमेंट कितनी है, 28 यूनिट की, उसको 28 यूनिट चाहिए थे। 28 में से उसको कितने मिल गए, 22 यूनिट मिल चुके हैं। कहाँ से मिले हैं, प्लांट वाई से मिले हैं। तो इसका मतलब अगर उसको 28 में से 22 यूनिट मिल चुके हैं तो उसकी कितनी डिमांड पेंडिंग रहेगी, 6 यूनिट की रहेगी पेंडिंग डिमांड। ठीक है, अब जब हमने सप्लाई और डिमांड की फिगर्स को एडजस्ट कर लिया है, फिर हम देखेंगे हमने ये जो सप्लाई और डिमांड की फिगर्स एडजस्ट करी हैं इनमें से क्या कोई जीरो हुई है। अब देखना सप्लाई जीरो होगी हमारी, तो हम ये प्लांट वाई वाली जो सप्लाई वाली रो है इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमने कट कर दिया। अब हम रिक्वायरमेंट वाले कॉलम को कट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी जीरो नहीं हुआ, यहाँ पे 6 यूनिट की डिमांड अभी भी पेंडिंग है। फिर अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट मैं अपनी नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ मूव करूंगा। नेक्स्ट एलोकेशन हम कैसे करेंगे, हम अपनी अब एक ही रो बची है, तो इस रो में जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर वाला सेल होगा, कौन सा है, ये वाला, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। एकदम कोने वाला सेल हमें सेलेक्ट करना होता है। तो इस सिलेक्टेड सेल में हम क्वांटिटी की एलोकेशन करेंगे। क्वांटिटी की एलोकेशन कैसे करेंगे, सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी देखो, सिलेक्टेड सेल के सामने वाली रिक्वायरमेंट या डिमांड की क्वांटिटी देखो, सप्लाई और डिमांड की क्वांटिटी दोनों में से जो मिनिमम है उतनी क्वांटिटी आप सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर। सप्लाई की क्वांटिटी जो है वो 36 यूनिट और डिमांड की क्वांटिटी कितनी है, 6 यूनिट। अब 36 और 6 दोनों में से क्या मिनिमम है, 6 मिनिमम है, तो यहाँ पे 6 यूनिट का एलोकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही हम क्वांटिटी एलोकेट कर देते हैं उसके बाद हमें क्या करना होता है, सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की फिगर, सिलेक्टेड सेल के सामने वाली रिक्वायरमेंट या डिमांड की फिगर को एडजस्ट करना होता है। अब देखना जो मेरा प्लांट जेड था उसके पास 36 यूनिट अवेलेबल थे फॉर सप्लाइंग। अब 36 में से उसने 6 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दिए या सप्लाई कर दिए, किसको कर दिए, मार्केट बी को। तो 36 में से 6 यूनिट तो चले गए, तो बाकी कितने बचे, 30 यूनिट। तो अभी उसके पास 30 यूनिट अवेलेबल है या 30 यूनिट्स अवेलेबल है जो फ्यूचर में वो फर्दर सप्लाई कर सकता है। अब चेक करेंगे रिक्वायरमेंट वाली फिगर को। अब देखना जो मेरा मार्केट बी है उसकी कितनी डिमांड पेंडिंग थी, 6 यूनिट की पेंडिंग थी। 6 यूनिट की ये जो डिमांड पेंडिंग थी वो उसकी पूरी होगी कैसे, 6 यूनिट उसे चाहिए थे, 6 के 6 उसको मिल चुके हैं। कहाँ से मिले, प्लांट जेड से। तो क्या अब उसकी कोई डिमांड बची है, कोई डिमांड नहीं बची जी, उसकी डिमांड 0 हो गई है। तो जैसे ही मैंने सप्लाई वाली फिगर और डिमांड वाली फिगर को एडजस्ट करा तो मुझे ये देखना होगा कि क्या सप्लाई या डिमांड में से कोई 0 हुआ है। अब देखो यहाँ पे सप्लाई तो अभी भी 30 यूनिट्स की है, ये तो 0 नहीं हुई, लेकिन मेरी जो मार्केट बी है उसकी डिमांड 0 हो गई है। तो अगर उसकी डिमांड 0 हो गई है तो भाई मैं इस कॉलम को कट कर दूंगा। तो मैंने ये कॉलम कट कर दिया। ठीक है, अब देखना अब मेरे पास अब नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ मुझे मूव करना है। अब नेक्स्ट एलोकेशन करेंगे। नेक्स्ट एलोकेशन कैसे करेंगे, हम अपनी रो में से जो एक्सट्रीम, अब यही रो है ना, अब इस रो में से हम क्या करेंगे, इस रो में से हम इस रो में से ये रो होगी हमारी, इस रो में से जो मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर वाला सेल है वो कौन सा है, ये वाला, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली क्वांटिटी को देखेंगे, किसकी क्वांटिटी, इस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखेंगे, इस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली रिक्वायरमेंट की क्वांटिटी को देखेंगे। सप्लाई और रिक्वायरमेंट की क्वांटिटी या सप्लाई और डिमांड की क्वांटिटी दोनों में से जो मिनिमम क्वांटिटी होगी उतनी क्वांटिटी इस सिलेक्टेड सेल में हम एलोकेट कर देंगे। तो देखना इसके सामने क्या है, सप्लाई की क्वांटिटी कितनी है, 30 यूनिट्स। ठीक है, और रिक्वायरमेंट या डिमांड की क्वांटिटी कितनी है, 25 यूनिट्स। और 30 और 25 दोनों में से क्या मिनिमम है, 25 मिनिमम है, 25 मिनिमम है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 25 यूनिट्स की एलोकेशन कर दूंगा। तो जैसे मैंने क्वांटिटी का एलोकेशन करा उसके बाद मुझे क्या करना होता है, क्वांटिटी का एलोकेशन करने के बाद हम सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई और रिक्वायरमेंट की फिगर्स को एडजस्ट करते हैं। अब देखना यहाँ पे जो मेरा प्लांट जेड है, प्लांट जेड के पास 30 यूनिट्स अवेलेबल थे, प्लांट जेड के पास हमारे 30 यूनिट्स अवेलेबल थे। 30 में से उसने 25 किसको दे दिए, मार्केट सी को दे दिए। तो उसके पास कितने यूनिट बचे, 5 यूनिट बचे। अब इसकी रिक्वायरमेंट को चेक कर लेते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट थी, 25 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी। 25 यूनिट उसे चाहिए थे, 25 यूनिट उसे मिल गए। कहाँ से मिल गए, प्लांट जेड से मिल गए। तो क्या उसकी कोई डिमांड बची, कोई डिमांड नहीं बची, ये 0 हो गया। ठीक है, तो अब सप्लाई और डिमांड वाली फिगर्स को एडजस्ट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि क्या दोनों में से कोई 0 हुआ है। अब देखना सप्लाई तो अभी 5 यूनिट की बची है, लेकिन जो मेरा मार्केट सी है उसकी डिमांड 0 हो गई है। तो इसकी डिमांड 0 हो गई है, तो इसका मतलब अब इसको फ्यूचर में किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो इसको अपन इसको अपन कट कर देंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ मूव करेंगे। अब देखना नेक्स्ट एलोकेशन के लिए क्या है, अब हमारे पास एक ही सेल बचा है। ठीक है, एक ही सेल बचा है, अब यही सेल बचा है, तो इसमें तो डायरेक्ट एलोकेशन कर देंगे। अब जो मेरा डमी डेस्टिनेशन है उसकी डिमांड कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, 5 यूनिट्स की। ठीक है, और जो मेरा जेड है उसकी सप्लाइंग कैपेसिटी कितनी बची है, 5 यूनिट की। 5 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट अवेलेबल है। ठीक है, 5 यूनिट ही चाहिए और 5 यूनिट ही अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम 5 यूनिट्स की एलोकेशन कर देंगे।
तो जब मैं यहाँ पे 5 यूनिट्स की एलोकेशन कर दूंगा तो उसके बाद मुझे क्या करना होता है, जब हम सिलेक्टेड सेल में क्वांटिटी की एलोकेशन कर देते हैं फिर उसके बाद हमें उसके सामने वाली सप्लाई और उसके सामने वाली डिमांड की फिगर्स को एडजस्ट करना होता है। तो ये जो 5 यूनिट अवेलेबल थे जेड के पास, अब उसने 5 के 5 इसको दे दिए, डमी डेस्टिनेशन को दे दिए, तो ये 0 हो गया। ठीक है, और डमी डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट कितनी थी, डिमांड कितनी, 5 यूनिट की। 5 यूनिट उसे चाहिए थे, 5 यूनिट उसे मिलके कहाँ से, जेड से मिलके, प्लांट जेड से, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो सोर्सेज हैं, प्लांट एक्स, प्लांट वाई, प्लांट जेड, हमारे तीनों सोर्सेज की जो सप्लाइंग कैपेसिटी है वो 0 हो चुकी है। प्लांट एक्स की सप्लाई कैपेसिटी भी 0 हो चुकी है, प्लांट वाई की सप्लाइंग कैपेसिटी भी 0 हो चुकी है, और प्लांट जेड की सप्लाइंग कैपेसिटी भी 0 हो चुकी है। और हमारे जो 3 डेस्टिनेशन थे, मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी, और चौथा जो हमने डमी इंट्रोड्यूस करा था, तो टोटल मिला के हमारे 4 डेस्टिनेशन हो गए थे। तो हमारे जो चारों डेस्टिनेशन है, हमारे चारों डेस्टिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी 0 हो चुकी है, मतलब कि उनकी डिमांड भी 0 हो चुकी है। मार्केट ए की डिमांड भी 0 हो चुकी है, मार्केट बी की डिमांड भी 0 हो चुकी है, मार्केट सी की डिमांड भी 0 हो चुकी है, और ये जो हमने डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करा था या डमी मार्केट इंट्रोड्यूस करी थी, इसकी डिमांड भी 0 हो चुकी है। तो हमारे सारे डेस्टिनेशन की डिमांड भी 0 हो चुकी है। तो एट दिस स्टेज ऑफ क्वेश्चन हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो हमारा प्लांट एक्स है, जो हमारा प्लांट एक्स है, इसने मार्केट ए को कितना सामान भेजा है, मार्केट ए को इसने भेजे हैं 14 यूनिट्स, और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस रूट की कितनी है, 11 रुपीज़। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 154। अब प्लांट एक्स ने मार्केट बी को कुछ नहीं भेजा, प्लांट एक्स ने मार्केट सी को कुछ नहीं भेजा, प्लांट एक्स ने डमी मार्केट को कुछ नहीं भेजा, तो प्लांट एक्स का काम खत्म। अब हम जाएंगे प्लांट वाई की तरफ। प्लांट वाई ने मार्केट ए को सामान भेजा है, बिल्कुल भेजा है। प्लांट वाई ने मार्केट ए को सामान भेजा है, कितने यूनिट भेजे हैं, 4 यूनिट, और इस रूट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट क्या है, 7 रुपीज़। तो 4 इंटू 7 कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट देखना, जो मेरा प्लांट वाई है उसने मार्केट बी को सामान भेजा है, कितने यूनिट भेजे हैं, उसने भेजे हैं 22 यूनिट, और 17 रुपीज़ पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इस रूट की। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 374। अब प्लांट वाई ने मार्केट सी को कुछ नहीं भेजा, प्लांट वाई ने डमी मार्केट को कुछ नहीं भेजा, तो प्लांट वाई का काम खत्म। अब हम जाएंगे प्लांट जेड की तरफ। प्लांट जेड ने मार्केट ए को कुछ नहीं भेजा, प्लांट जेड ने मार्केट बी को भेजे हैं, कितने, 6 यूनिट भेजे हैं, तो प्लांट जेड ने मार्केट बी को भेजे हैं 6 यूनिट, और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है इस रूट की, 23 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 138। अब मार्केट जेड ने प्लांट जेड ने मार्केट सी को सामान भेजा है, कितना भेजा है, 25 यूनिट भेजे हैं। हमारा जो प्लांट जेड है उसने मार्केट सी को सामान भेजा है, कितने यूनिट भेजे हैं, 25 यूनिट भेजे हैं, और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है इस रूट की, 21 रुपीज़। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 525। अब जो हमारा मार्केट जेड है उसने डमी मार्केट को सामान भेजा है, कितना भेजे हैं, 5 यूनिट। तो जो मेरा प्लांट जेड है उसने डमी को सामान भेजा है, कितना भेजे हैं, 5 यूनिट। अब डमी की तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, 0 ही होती है इस रूट की। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। अब हम इन सबका टोटल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन सबका टोटल करके हमारे पास आ जाएगा 1219 रुपीज़। तो ये मेरे पास जो 1290 रुपीज़ आया है, ये मेरे पास क्या आ गया हमारा, ये हमारे पास आ गई हमारी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। होपफुली आपको अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।